नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके समझ करंट अफेयर्स के लेक्चर को लेकर रूबरू हुए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। किसी भी एग्जाम की पहली रणनीति ये होती है कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो पहले तो आपको प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शंस को बहुत ही कंसंट्रेट होकर ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने कभी न कभी इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, देखा होगा, तो तुरंत ही आपके दिमाग में ऑप्शन का आंसर जो है क्लिक करेगा, तो वही आंसर हम सबसे परफेक्ट मान सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाता है कि कई सारे ऑप्शंस हैं तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें नहीं है और कौन सा इसमें है, तो आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए उसके आंसर को क्या है निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हम इसका आंसर। हाल ही में 23 सितंबर को क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया गया है, जिसकी थीम साइन लैंग्वेज यूनिट्स रखी गई है। इसका एक ही उद्देश्य है, जो मूक बधिर लोग हैं उनकी मानवाधिकारों की प्राप्ति की दिशा में क्या है उनको जागरूकता लाना, उनका महत्व बढ़ाना। जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ है उसने बताया कि दुनिया के 70 मिलियन से अधिक लोग क्या है मूक बधिर हैं। दुनिया की 70 मिलियन से अधिक आबादी मूक बधिर है, बोलने में सक्षम नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि किगाली समझौता किससे संबंधित है। ओजोन परत क्षरण, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कमी, कार्बन उत्सर्जन में कटौती, आनुवांशिक संसाधन उनके उपयोग। बताइए आंसर आप दीजिए, तब तक हम देखते हैं। तो 2016 में जो किगाली समझौता हुआ था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया संशोधन था। यह HFC को कम करने से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि HFC जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। मॉन्ट्रियल में जो समझौते हुए थे वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले जितने गैसेज हैं पदार्थ उन पर रोकने पर केंद्रित थे। लेकिन 2016 में किगाली रवांडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि उन गैसों पर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है ना। पहले सिर्फ ओजोन के रिलेटेड ही, जो ओजोन को क्षति पहुंचाती उन पर ही ध्यान केंद्रित किया गया था मॉन्ट्रियल में, जबकि किगाली में ये भी कहा गया कि हम उन गैसों को भी शामिल करेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। HFC जो है वो समता मंडल में पाई जाने वाली ओजोन को क्षय नहीं पहुंचाती, उसमें ये बताया गया है ना। किगाली संशोधन के तहत मॉन्ट्रियल के पक्षकार HFC के उत्पादन खपत को कम कर देंगे। 1987 का जो मॉन्ट्रियल है वो उसमें संशोधन कर क्या किया गया है, किगाली में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों को शामिल किया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में केवल ओजोन परत क्षरण के लिए ही जिम्मेदार गैसें शामिल थी, जबकि किगाली में वे गैसें भी शामिल हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। भारत ने लक्ष्य रखा कि हम HFC को 4 चरणों में कम करेंगे। 2032 में 10% कम करेंगे, 37 में 20%, 42 में 30% और 2047 में 80% की हम HFC की कमी कर लेंगे। किगाली संशोधन से पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधनों और समायोजनों को सार्वभौमिक समर्थन प्राप्त था। 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन। चलिए मैं बताती हूँ आंसर इसका है दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में क्या हुआ है, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना ने 2023 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका को सौंप दी है। अब हम ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं कि ब्रिक्स 2006 में स्थापित हुआ था। ये जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उनका एक समूह है। इसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो साइक्लिक क्रम में चलती है, जैसे कि ब्रिक्स BRICS अभी साउथ अफ्रीका में हो रही है, तो फिर ये लौट के ब्राज़ील में होगी, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में। पूरा इस तरीके का इनका क्या है साइकिल चलता रहता है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। चलिए बताइए कि 21 सितंबर को मैंने खुद ही बता दिया आपको। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है, एंड रेसिज्म एंड बिल्ड पीस। थीम आपको पता होना चाहिए। कौन इसको मनाता है, UNGA मनाता है। 1981 से UNGA ने क्या है मनाना इसको शुरू किया है। बाकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप और भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कब लॉन्च किया गया था, GEM 15, 16, 17, 18। तो GEM को 2016 में लाया गया था, ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज होती हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, मंत्रालय होते हैं, जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट होती हैं, उनकी आपसी जो भी खरीद बिक्री होगी
वो इस पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य होगी। अभी हाल में जीएम ने एक लक्ष्य हासिल किया है। उसने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ से अधिक की क्रय विक्रय को पार कर लिया है। जीएम क्या है, एक सामान खरीद पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट का सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। 2016 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, विभिन्न सरकारी जो भी संगठन सार्वजनिक उपक्रम होते हैं उनकी सेवाओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री जीएम के माध्यम से होती है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि किस देश के साथ में इसकी सीमा नहीं लगती। मिस की सीमा नहीं लगती है। लीबिया 4, सूडान, इजराइल। तो लीबिया से भी मिस सीमा साझा करता है, सूडान से भी करता है, इजराइल से भी करता है, 4 से नहीं करता है। देखते हैं हम हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है ये। तो हाल ही में भारत और मिस के बीच डिफेंस सेक्टर में सहयोग के लिए कुछ समझौते हुए हैं, वो पहचान की गई है, उन पर फिर समझौते होंगे। तो मिस्र जो है अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। मिस्र कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये यहाँ पर मिस्र स्थित है। ठीक है, मिस्र कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है। राजधानी इसकी कायरा है। पश्चिम में इसकी आपको लीबिया देखने को मिलेगा, दक्षिण में सूडान देखने को मिलेगा और उत्तर पूर्व में यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाल सागर भी है, ऊपर इसके भूमध्य सागर है ना। इसकी तटरेखा भूमध्य सागर से लगती है और लाल सागर और अकाबा की खाड़ी इसके पूर्व में है। सिनाई प्रायद्वीप में इसका उत्तर पूर्वी छोर है। पूर्व में इजराइल और गाजा पट्टी से यह जुड़ा हुआ है। अफ्रीका को एशिया से जोड़ने वाला त्रिभुजाकार प्रायद्वीप है। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो पीएम प्रणाम योजना के बारे में हम देखते हैं कि क्यों चर्चा में रही है। किसानों के लिए सिंचाई सुविधा, फसलों का उचित मूल्य प्रदान करने, जैव उर्वरक या भूमि स्वामित्व के पंजीकरण। अगर आपको पढ़ा होगा तो आप जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। दोस्तों, आगे फिर से कोई सीख कर नहीं आता, लेकिन हाँ ये बात सच है कि सबको यहीं आके प्रयास करना पड़ता है। हम सब आप एक जैसे ही हैं, सबके पास एक जैसा दिमाग है। बस ज़रूरत तो क्या है, यूज करने की, सही दिशा में जाने की, सही समय को सही समय पर यूटिलाइज करने की। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने क्या किया है, पीएम प्रणाम नामक एक योजना शुरू की है। यह जैव उर्वरकों से संबंधित है। इनके इसका उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों की यूज को कम करो और जो बायो फर्टिलाइजर हैं, जैव उर्वरक हैं, उनके उपयोग को बढ़ावा दो, है ना। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, है ना। तो इस योजना को आपको पूर्वक पता होना चाहिए। इसे उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक है, सब्सिडी बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में भी दिया जाएगा जो कि पैसा बचाता है। एक वर्ष में यूरिया के रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करने की गणना की तुलना पिछले 3 वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से की जाएगी। इसका जो उद्देश्य के लिए उर्वरक मंत्रालय का जो डैशबोर्ड है वो एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा। यानी जो मंत्रालय है उस पर जो भी डेटा उपलब्ध है उसका यूज किया जाएगा कि किसने रासायनिक उर्वरकों का कम यूज किया है, किसने जैव उर्वरकों का अधिक यूज किया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई को कब प्रस्तुत किया गया था? जो पीसीए है, जो तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई है, उसको कब प्रस्तुत किया गया था? ये इस तरीके के प्रश्न पीटी में ज़्यादा बनते हैं, 2000, 2001, 2002, 2003। तो देखते हैं कि प्रॉम्प्ट करेक्शन रिएक्शन है, कब इसको लाया गया था। तो हाल ही में क्या हुआ है, आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए फ्रेमवर्क से हटा दिया है। पीसीए फ्रेमवर्क के बारे में भी हम जानेंगे क्या होता है। तो पीसीए का मतलब होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क। 2002 में यह लॉन्च हुआ था। वो आरबीआई द्वारा प्रस्तुत किया गया एक गुणात्मक उपकरण है। इसके आधार पर इसकी गुणवत्ता को जांचा जाता है, किस तरीके से काम कर रही है, कोई घाटे में तो नहीं चल रही है कोई बैंक, है ना। तो यह इसका एक ही उद्देश्य था कि पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों को सक्षम बनाना, प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना। यह बैंकों को अत्यधिक नुकसान से क्या है, बचाता है और समय पर उपचारात्मक उपायों को शुरू करता है। जब बैंकों को नुकसान हो रहा है तो ऐसे उपाय अपनाएगा जिससे कि उसकी वित्तीय स्थिति बहाल हो जाए और उसे नुकसान न हो। यह संकटग्रस्त बैंकों पर आकलन, निगरानी, नियंत्रण, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कुछ तार्किकता के बिंदु इसमें शामिल होते हैं, कुछ सतर्कता के बिंदु शामिल होते हैं। जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, आरबीआई को फ्रेमवर्क में निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अलावा किसी भी समय कोई अन्य कार्रवाई जिससे कि वह किसी भी समय उचित समझे
करनेशन नहीं रखता, यानी आज भी कोई भी कार्य भी कर सकता है, जैसे बैंक की स्थिति क्या हो, बहाल हो, सुरक्षित हो, अच्छी हो। हाल ही में लॉन्च की गई स्केल ऐप किस क्षेत्र से संबंधित है? इस तरीके से आपसे ये भी पूछा जाता है कि ABCD ये योजना है किस क्षेत्र से संबंधित है या किस सेक्टर से रिलेटेड है, महिला, बच्चे, वृद्ध, मजदूर, मूक बधिर, है ना। तो कृषि, चमड़ा, वस्त्र, मत्स्य। हम देखेंगे जो हमारी स्केल ऐप है किससे संबंधित है। हाल ही में जो हमारे शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्केल, इन स्केल का फुल फॉर्म क्या है, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर कॉम्प्लेक्स ऐप लॉन्च, यानी यह लेदर से रिलेटेड है। इसमें चमड़ा उद्योग की जो स्किल है, लर्निंग है, उसका असेसमेंट किया जाएगा और जितने भी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है उनको समझा जाएगा और वन स्टॉप समाधान क्या है प्रदान किया जाएगा। लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल ने इस एंड्रॉयड ऐप को क्या किया है, विकसित किया है। तो पूछ लेंगे कि स्किल ऐप को किसने विकसित किया है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल ने। स्किल स्टूडियो ऐप चमड़े के शिल्प में रुचि रखने वाले लोगों को अत्याधुनिक स्टूडियो से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं की अनुमति देता है। चमड़ा क्षेत्र देश के बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है और वर्तमान में 44 लाख से अधिक लोग इसमें क्या है, कार्यरत है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो स्पोर्ट्स से है। इसमें हम हर क्षेत्र के क्वेश्चन को शामिल करने की प्रयास करते हैं ताकि आपकी तैयारी को हम सकारात्मक दिशा दे सकें कि किस किस क्षेत्र से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से उनको हैंडल करना है। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कुश्ती से रिलेटेड कौन है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया, बजरंग पूनिया। इनमें से किसने 4 पदक जीते हैं जो पहले भारतीय बन गए? चलिए देखते हैं हम। तो हाल ही में बजरंग पूनिया ने क्या किया है, सर्बिया के बेलग्रेड में, सर्बिया यूरोप महाद्वीप का देश है, सर्बिया के बेलग्रेड में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में ब्रोंज मेडल जीता, जिसे हम कांस्य पदक भी बोलते हैं। उन्होंने पुरुषों के 65 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है। उन्होंने प्रूटो रिको के सेबेस्टियन सी रेबेरा को 11-9 से हराया। इस चैंपियनशिप में पूनिया का यह चौथा पदक है, यानी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 बार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो बजरंग पूनिया बने हैं। 2013 में उन्होंने 60 किलोग्राम में भी कांस्य जीता था और पहला विश्व पदक हासिल किया था। फिर 2018-19 में भी जीता है, अब 2022 में जीता है। किर्गिस्तान की सीमा किस देश से नहीं लगती? ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, कौन किसी सीमा साझा नहीं करता है। तो ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। चलिए बताइए, मध्य एशिया के देश हैं। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान के बीच संघर्ष के चलते यह चर्चा में रहा है ना। तो अब हम जानेंगे किर्गिस्तान के बारे में। राजधानी इसकी बिश्केक है और यह मध्य एशिया का एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम, उत्तर में कजाकिस्तान से लगती हैं, ठीक है, दक्षिण में ताजिकिस्तान से लगती हैं और पश्चिम में उज्बेकिस्तान से लगती हैं। इसकी सीमा तुर्कमेनिस्तान से नहीं लगती। तो किर्गिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान से साझा नहीं होती है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान से होती है। अगला हमारा प्रश्न है, ईस्ट एशिया समिट में कितने सदस्य देश शामिल थे? जो पूर्वी एशिया की समिट होती है उसमें कितने सदस्य देश शामिल है? 8, 10, 18, 20, कितने शामिल हैं देखते हैं हम। तो हाल ही में कंबोडिया में 10वीं ईस्ट एशिया समिट के आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई है। हाल ही में कंबोडिया में 10वीं ईस्ट एशिया समिट के आर्थिक मंत्रियों की क्या हुई, बैठक हुई है, कहाँ हुई है, कंबोडिया में। इसमें सभी 10 आसियान देशों के साथ 8 साझेदार देशों ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो टोटल कितने देश हो गए इसमें? 18 देश हो गए। ईस्ट एशिया समिट इंडो पैसिफिक एरिया, जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है, उसमें उत्पन्न होने वाली पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी थ्रेट हैं और इकोनॉमिक थ्रेट हैं उन पर बातचीत और सहयोग का क्या है, एक मंच है। पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक थ्रेट से निपटने का काम करते हैं। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। सदस्य देश 18 हैं, 10 आसियान प्लस 8 अन्य सदस्य देश। आप देख सकते हैं आसियान के 10 कौन कौन से हैं, तो ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेते कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत किसका सदस्य है, किसका सदस्य नहीं है। पहले तो आपको यही प्रश्न मिलेगा कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान भारत का आपको मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा। तो पहला प्रश्न
ये आपको मिल गया कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है। अगला हम देखते हैं, आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा कब दिया गया था? यानी जो रेलवे सुरक्षा बल है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसको संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा कब दिया गया था? 1957 में, 1959 में, 1966 में, 1985 में। ये पढ़ने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? 59 को 59 ही बोलते हैं, है ना। हाल ही में क्या हुआ है, 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया उसने। तो आरपीएफ की जो त्रैमासिक ई पत्रिका निकलती है रेल सैनिक, आपसे पूछ सकती है कि रेल सैनिक किसकी पत्रिका है? तो आरपीएफ की है। ये मासिक है, पाक्षिक है, वार्षिक है, तो ये कैसी है? त्रैमासिक है, 3 महीने पर निकलती है। उसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव संस्करण का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। अब हम देख लेते हैं आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ के बारे में हम देख लेते हैं। तो आरपीएफ का जो गठन है 1957 में किया गया था संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत। ठीक है, संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत। इसका एक ही कार्य है कि जो रेलवे की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना। 1966 में इसे रेलवे की संपत्ति के अवैध कब्जे में शामिल अपराधियों से पूछताछ, गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया। जैसे हमारा पूरे रेलवे प्लेटफॉर्म रहता है तो रेलवे की कई संपत्ति वहाँ पे पड़ी रहती है, तो अगर उसकी कोई अवैध चोरी करता है, उसको कोई हानि पहुँचाता है, तो आरपीएफ उसके खिलाफ क्या लेगी? एक्शन लेगी। यानी सार्वजनिक संपत्ति को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की संपत्ति। हमको लगता है कि वो सरकार की नहीं, भाइयों बहनों, हमारे टैक्स से ही सरकार के सारे खर्चे चलते हैं। चाहे आपकी रेलवे लाइन हो, या आपकी सड़क बन रही हो, या आपका जो एविएशन सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जितने भी देश में डेवलपमेंट होते हैं वो पब्लिक के पैसे से ही होते हैं। इसे हम टैक्स के रूप में, सेस के रूप में चुकाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पैसा ही हम उसको क्या क्षति पहुंचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देना। जब भी रेल में यात्रा करें, बिना टिकट यात्रा ना करें, क्योंकि एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी जब तक आप नहीं निभाएंगे तो सामने वाले से कैसे आशा कर सकते हैं कि वो भी निभाएगा, है ना। तो संसद द्वारा आरपीएफ अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? 1985 में। और रेलवे सुरक्षा बल को संघ के सशस्त्र बल का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 1957 में स्थापना, 1985 में इसको सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे यानी ग्रेटर बर्न हॉर्न राइनो की IUCN की रेड लिस्ट में क्या स्थिति है? ये मैक्सिमम केसेस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फलानी प्रजाति ABCD जो भी प्रजाति है वो रेड लिस्ट में किस स्थान पर है। हम आपको बता दें कि IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें 9 सूचियां हैं। इंडेंजर, क्रिटिकल इंडेंजर, वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, एक्सेंट, इस तरीके की 9 सूचियां हैं। पूरी 9 इस तरीके की सूचियां हैं जिसमें प्रजाति को उसकी विलुप्ति की स्थिति के आधार पर शामिल किया जाता है। तो हम यहाँ बताएंगे आपको कि एक सींग वाला गैंडा किस स्थिति में है। तो हाल ही में चर्चा में क्यों है? 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। राइनो में गैंडा होता है। हर साल यह दिवस राइनो या गैंडे की मौजूद प्रजातियों के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस लाना, ताकि हम और आप अवेयर हो सकें, क्योंकि ये भी हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस दिन पृथ्वी पर ये प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हम जितनी जल्दी समझ लेंगे, हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जितना हम नेचर से ले रहे हैं, क्या उसे हम दे पा रहे हैं? तो हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमने एक पेड़ को क्षति पहुंचाई तो हम उसकी जगह एक पेड़ तो लगा ही दें। अगर 2 संभव ना हो तो जितने पेड़ आप क्षति पहुंचाते हैं, काटते हैं, उतने आप उनको वृक्ष बनाकर जरूर तैयार करें। क्योंकि हमारा इस धरती पर अस्तित्व हमारे नेचर से ही है। उसके अगेंस्ट जाकर हम अपनी लाइफ की संभावना नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत ही जल्द हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा अगर हमने अपने नेचर को क्षति पहुंचाई तो अगर हम राइनो की जो प्रजातियां हैं उसको देखें तो कई सारी प्रजातियां हैं। वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, जावा राइनो और सुमात्रा राइनो। इसकी थीम जो रखी गई थी इन राइनो दिवस की, वो 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। इनकी जो 5 इसकी स्पीसीज पाई जाती है वो हमेशा के लिए रहें। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल
अम्बेडकर सर्किट में शामिल नहीं है। तो अम्बेडकर सर्किट जो बनाया जा रहा है उसके तहत निम्न स्थल शामिल किए गए हैं, तो कौन सा शामिल नहीं है? सतारा, दादर, नागपुर या दिल्ली। तो हम देखें कि अम्बेडकर सर्किट में कौन कौन से स्थल शामिल हैं, कौन कौन से स्थल नहीं। हाल ही में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश में जो जितने भी राज्य हैं भारत के, उनके पर्यटन मंत्रियों की क्या हुई, सम्मेलन हुआ है धर्मशाला में। इसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अम्बेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की क्या की है, घोषणा की है कि हम इसके तहत एक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे जो अम्बेडकर सर्किट को कवर करेगी। अम्बेडकर सर्किट में पहला महू शामिल है, जो अम्बेडकर का जन्म स्थल शामिल है, यानी इसमें वही स्थल शामिल है जो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी से रिलेटेड रहे। तो पहला इनका जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश। दूसरा जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, नागपुर महाराष्ट्र। तीसरा जहाँ भी अपने अंतिम वर्षों के दौरान रहते थे, दिल्ली। और चौथा जहाँ उनके शरीर को दफनाया गया था, तो दादरा महाराष्ट्र। तो अम्बेडकर जी से रिलेटेड 4 स्थल हैं, महू, नागपुर, दिल्ली और दादर। इनमें ये अम्बेडकर सर्किट में शामिल है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं आपसे कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ओके, आज का आंसर तो आपको देना ही होगा। सुर्खियों में रहा नन मंडोल संबंध शब्द जो है किससे रिलेटेड है? स्टील फ्रिगेट, एक टाइफून, लेजर टेक्नोलॉजी, छिपकली की नई प्रजाति। तो हम देखते हैं कि शब्द किससे रिलेटेड है। हाल ही में जापान के मौसम विभाग ने देश की तरफ बढ़ रहे विनाशकारी तूफान ननमंडोल को लेकर एक विशेष चेतावनी जारी की है। यानी ननमंडोल क्या है? एक साइक्लोन है, एक तूफान है ना। इसके जल्द ही टोक्यो में पहुंचने की संभावना जताई गई है। यह एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान है जो पिछले दशकों में आए जापान के अब तक के तूफानों में सबसे विनाशकारी हो सकता है। इसे अमेरिकी नौसेना ने जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर द्वारा सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी अमेरिका की जो एजेंसी है उसने इसे सुपर टाइफून कहा है। जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर उष्णकटिबंधीय तूफानों को 240 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की वायु दशाओं के साथ सुपर टाइफून के रूप में परिभाषित करता है। जनरली अगर हम बात करें तो टाइफून की गति जो होती है 240 किलोमीटर तक ही रहती है, लेकिन अगर उसकी गति 240 किलोमीटर पर हावर से अधिक रहती है तो उसे सुपर टाइफून कहा जाता है। या 5 श्रेणियों में टाइफून को बांटा जाता है ना। कहीं कहीं इसको बिल्ली बिल्ली बोलते हैं, कहीं इसको हरिकेन बोलते हैं, इस तरीके से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलिए बहुत फेमस प्रश्न है, आपको पता ही होना चाहिए। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो कूनो क्यों चर्चा में? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। बीते दिनों प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहाँ से जंगली चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। हम आपको बता दें कि नामीबिया अफ्रीकी देश है जहाँ से 8 चीते लाए गए हैं कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। 8 चीतों में 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। इन चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत लाया गया है। ठीक है, अब हम कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। ये 1981 में स्थापित किया गया था पालपुर कूनो अभ्यारण्य के तौर पर। श्योपुर जिले में स्थित है जो कि चंबल संभाग मध्य प्रदेश का एक जिला है। दिसंबर 2018 में इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा मिल गया है। इसमें बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा जैसे वन्यजीव आपको देखने को मिलेंगे। ओके, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय आपको बताना है जेनेवा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी या पेरिस। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, अब हम देखते हैं इसको। तो यूनिसेफ जो है, पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसका जो पूर्व नाम था वो रखा गया था द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। पहले इसका नाम इतना बड़ा था, फिर बाद में छोटा करके यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए ये समर्पित है। 1953 में क्या हुआ था, इसे यूएन का एक स्थायी हिस्सा बना दिया गया और इसके वर्तमान को जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो कैथरीन रसेल है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रॉबिन उथप्पा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल। रॉबिन उथप्पा किस खेल से संबंधित है? चलिए देखते हैं, आपने आंसर दिया होगा। तो हाल ही में रॉबिन उथप्पा ने भारतीय क्रिकेट के
सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, यानी कि वो क्रिकेटर हैं, है ना। कोडागु कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था 1985 में। और ये क्या है, जो राइट हैंड होता है ना, उसके बल्लेबाज और विकेट कीपर थे, है ना, राइट हैंडेड थे। इन्होंने राष्ट्रीय टीम IPL और प्रथम श्रेणी घरेलू प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो रॉबिन उथप्पा क्रिकेटर हैं। ओके। हाल ही में इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? इनसाइट 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली। तो देखते हैं कहाँ पर किया गया है। तो हाल ही में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने इनसाइट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और निजी वाहनों के इस्तेमाल में कमी लाने के प्रयास पर बल दिया। कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, आपको बता दें कि जो वायु प्रदूषण होता है उनमें सबसे ज़्यादा मौतें भारत में होती है पूरी दुनिया में। हर साल 1.6 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु होती है ना। तो जो निजी वाहन, जो प्राइवेट वाहन है, आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, है ना, अन्य कई सारे हो गए, तो हम कोशिश करें कि अपने निजी वाहनों को कम से कम यूज करें। हम सार्वजनिक परिवहन का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कार हो गई, आपके पड़ोसी के पास कार हो गई, उसके पड़ोसी के पास कार हो गई, सब लोग अपनी अपनी कार से जाएंगे तो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा ना। इसकी बजाय अगर आपको जो गवर्नमेंट बस है, पब्लिक सर्विस है, उससे जाएंगे तो एक ही बस से जब सारे लोग जाएंगे तो एक ही बस तो प्रदूषण फैला रही है। लेकिन अगर आप अलग अलग कार से जा रहे हैं तो आपकी 3-4 जो भी कार है सब अलग अलग प्रदूषण फैला रही है, 3 गुना 4 गुना 1000 गुना वृद्धि कर रही है एयर पॉल्यूशन में। तो इसलिए बोला गया कि हम प्राइवेट वाहन का कम से कम यूज करें, जिससे कि वायु प्रदूषण कम से कम हो। इनसाइट का आयोजन 15-16 सितंबर तक न्यू दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन शक्ति फाउंडेशन द्वारा समर्थित वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में किया गया है। आयोजन किसने किया है? शक्ति फाउंडेशन और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड, जो PPP मोड होता है, उसमें बिजली पर आधारित व्यवसायिक प्रबंधन वाली यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो बिजली से चलने वाले व्हीकल, उन पर जोर देने के लिए इसे किया गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूर से नमस्ते पहल भैया किससे रिलेटेड है? दूर से नमस्ते क्यों किया जा रहा है? सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता है क्या? टेलीविजन सीरीज है। स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए टेलीविजन सीरीज है। पर्यावरण संरक्षण के लिए टेलीविजन सीरीज है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए टेलीविजन सीरीज। तो आपको बता दें कि जो कोविड-19 का हमने दौर झेला है, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, हमने अपनों को खोया है। उस चीज़ को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता को, स्वास्थ्य को और बढ़ावा देने के लिए दूर से नमस्ते सीरीज शुरू की गई है। जिसमें क्या होगा, जब हम दूर से नमस्ते करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, एक दूसरे के जो वायरस बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे, है ना। हाथ मिलाने पर या हक करने पर जितने भी रोग एक दूसरे को फैलते हैं, गंदगी फैलती है, तो उससे हमको क्या है, निजात मिलेगी। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी है USAID और यूनिसेफ, जिसे हम ऊपर पढ़ के आए, यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। 1940 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। यह बाल अधिकारों के लिए कार्य करता है। तो यूनिसेफ और USAID ने मिलकर, ये आपको कंटेस्ट कर लेना, ये आने वाला है प्रश्न, कंटेस्ट कर ही लेना। यूनिसेफ USAID ने मिलकर दूर से नमस्ते प्रोग्राम शुरू किया है। ये दूरदर्शन और YouTube सीरीज, यानी इसका प्रसारण ये दूरदर्शन पर भी होगा और YouTube पर भी होगा। ये पूरे जैसे हमारे सीरियल चलते हैं ना, वैसे ये चलेगा दूर से नमस्ते। यह कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में जो स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह एक काल्पनिक हिंदी सीरीज है, यानी इसके जितने पात्र होंगे काल्पनिक होंगे। मनोरंजन शिक्षा प्रारूप में इसको विकसित किया गया है, आपको मनोरंजन भी होगा। महामारी के बाद दुनिया की चुनौतियों को यह उजागर करती है कि हमको क्या क्या चुनौतियाँ देखनी पड़ी, अपनों से नहीं मिल पाए, अपनों को खोया, मतलब जिन लोगों की जिन्होंने अपनों को खोया, उनकी डेथ हो गई, उनको वो जला तक नहीं पाए, उनके अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हो पाए। सोचिए, रोने तक का मौका नहीं मिला, कितनी त्रासदी झेली हम लोगों ने। तो क्या हम अपनी स्वच्छता पर, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते? क्या हम इतना नहीं कर सकते कि जब भी हम बाहर से आते हैं तो अपने हाथ धोएं, खाना खाने से पहले अपने हाथ धोएं, पूरा स्वच्छता का ध्यान रखें, खाना पानी सब ढक के रखें। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको स्वच्छता के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। अगर हम अवेयर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी सबसे कीमती वस्तु जो हमारा स्वास्थ्य है उसको डैमेज कर रहे हैं, है ना, अपनों को खो रहे हैं। यह महामारी के बाद दुनिया की चुनौतियों को उजागर करती है, स्वस्थ व्यवहार और प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देती है। यह कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक दूरदर्शन और YouTube चैनल पर क्या होगा, प्रसारित होगा। ठीक है।
अगला हम देखते हैं, शून्य अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? शून्य अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 21, 20 या 22 या इनमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों फिर मैं कहती हूँ कि माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। हम सब एक हैं, बस ज़रूरत प्रयास करने की। आपका टाइम टेबल क्या है, आप किस तरीके से इसको फॉलो कर रहे हैं, आप चाहे तो हमसे शेयर भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हर दिन 5 मिनट ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें बस। जैसे आज आपने 5 मिनट पढ़ा तो कल 10 मिनट पढ़िए, अगले दिन 15 मिनट, हर दिन बस 5 मिनट आपको ज़्यादा कोशिश करनी। देखिए आपकी लाइफ कितनी सकारात्मक वे में जाती है। धीरे 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 आपको पता ही नहीं चलेगा, एक अनुशासित जीवन आप जीने लगेंगे, है ना। तो आंसर इसका देखते हैं हम। हाल ही में भारत के शून्य प्रदूषण ई मोबिलिटी अभियान, शून्य अभियान को 1 वर्ष पूरा हो गया है। यानी यह इसलिए शुरू किया गया था ताकि प्रदूषण को हम कम से कम फैलाएं। इस पहल को नीति आयोग ने शुरू किया था, आरएमआई इंडिया के सहयोग से। नीति आयोग ने आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को शून्य अभियान को लॉन्च किया गया था। शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में जो इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, जिससे कि शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी के लाभों के प्रति जागरूकता फैलाना। यानी जो वाहन की आवाजाही होती है, डिलीवरी की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, तो वाहन इधर से उधर आते जाते हैं तो प्रदूषण फैलता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करेंगे तो प्रदूषण नहीं फैलेगा, है ना। यह भारत में मौजूद राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय इलेक्ट्रिक व्हीकल नीतियों के साथ साथ कॉर्पोरेट प्रयासों को भी पूरक बनाता है। अब हम आरएमआई के बारे में देख लेते हैं। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट 1982 में स्थापित एक स्वतंत्र, गैर पक्षपाती, गैर लाभकारी संगठन। तो आरएमआई क्या है? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, 1982 में स्थापित हुआ था, स्वतंत्र, गैर पक्षपाती, गैर लाभकारी संगठन है। आरएमआई इंडिया को 2019 में स्थापित किया जाता है। यानी आरएमआई और आरएमआई इंडिया दोनों अलग अलग हैं। आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट 1982 में स्थापित हुआ था, आरएमआई इंडिया 2019 में स्थापित हुआ था। ओके। आरएमआई इंडिया का मिशन भारत के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा और गतिशील भविष्य की प्राप्ति का समर्थन करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैंने शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। ये भी बताया कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ को ले जाना है। सबसे ज़रूरी है कि आप पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। एक अनुशासित लाइफ, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर पीना। हर दिन कोशिश करना कि हम 5 मिनट और अच्छा बना सकें, 5 मिनट और अच्छा बना सकें अपने जीवन को। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।